हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम ट्रांसमिशन लाइन की बेसिक इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का डिटेल इंट्रोडक्शन हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप उसको देख के इस वीडियो को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि ट्रांसमिशन लाइन जो दो पैरेलल कंडक्टर्स, आपके सॉलिड कंडक्टर्स जो रन कर रहे हैं, वो अपने अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो अपने साथ होल्ड करते हैं, एज वेल एज शंट कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस भी एग्जिस्ट करता है दो वायर के बीच में। और ये जो आपके रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है ये आपके आइसोलेटेड सर्किट कंपोनेंट्स ना होके डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स बोलते हैं और इनकी यूनिट पर किलोमीटर में होती है, ओम पर किलोमीटर, हेनरी पर किलोमीटर एट्सेट्रा। तो ये अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का, ये अगर आपका सोर्स एंड और ये अगर आपका रिसीविंग एंड है, तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो हम ये ट्रांसमिशन लाइन, इसके दो मेजरिंग पॉइंट्स ले लेते हैं P और Q, और उनके बीच में बिकॉज देयर एग्जिस्ट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ये वोल्टेज ड्रॉप भी क्रिएट करेंगे। कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस है तो करंट को भी चेंज होगा। तो अगर मैं दो पॉइंट, मेजरिंग पॉइंट P और Q कंसिडर करूं तो बेसिक करंट और वोल्टेज को मेज़र करके हम इनके बेसिक ट्रांसमिशन के लिए यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेशन की बेसिक इक्वेशन निकालेंगे। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होती है, और वो सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो पॉइंट P और Q को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि P और Q के बीच में डिस्टेंस dx है और इन दोनों के P पॉइंट पे आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया और Q पॉइंट पे आप इसे V प्लस dV पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली P पॉइंट पे करंट I फ्लो हो रही है और Q पॉइंट पे करंट I प्लस DI फ्लो हो रही है। ठीक है, ये आपका जो बेसिक नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें डिस्टेंस के साथ करंट लॉसेस की वजह से कम होनी चाहिए, वोल्टेज भी ड्रॉप होके दिखना चाहिए, उसके अगेंस्ट है। तो अभी आप ना टेंशन लें, ये जब हम डिराइव करेंगे तो ये साइन के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेकंड पॉइंट से हायर साइड में है। तो आप इसको ना कंफ्यूज ना हो कि ये V प्लस dV कैसे आ गया। dV विल बी with minus sign, so you can conclude in a right direction according to the network theory topology। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि पॉइंट P से Q के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो क्या है, V यहाँ पे था माइनस V प्लस dV, Q पॉइंट पे ही होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से हुआ होगा, सीरीज के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जिनके अक्रॉस करंट I फ्लो कर रही है। तो आप इसे लिखेंगे करंट I फ्लो कर रही थी, जो करंट एंटर हुई R प्लस जे ओमेगा एल। यहाँ पे R प्लस जे ओमेगा एल जो है वो पर यूनिट डिस्टेंस है, और अगर आप dx डिस्टेंस तक चल रहे हैं, अगर आप इस लेंथ के वायर को कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल इम्पीडेंस के लिए आपको R प्लस जे ओमेगा को आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे कंक्लूड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस dV विल बी R प्लस जे ओमेगा एल I dx। अगर आप माइनस dV बाई dx इस बेसिक इक्वेशन से कैलकुलेट करके अपने पास रिजर्व रखते हैं फर्दर एप्लीकेशन के लिए, तो ये हो जाएगा R प्लस जे ओमेगा एल I। ओके, एक बेसिक इक्वेशन जो कि सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से है, ये रहेगी। सेकेंड इक्वेशन हम इसी तरीके से, करंट अगर आपकी इन दोनों के बीच में देयर इज अ करंट चेंज दैट विल बी कॉज बिकॉज ऑफ द कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं I माइनस I प्लस DI। ये दो पॉइंट्स हैं P और Q के बीच में, इज बिकॉज ऑफ वोल्टेज जो आपने यहाँ अप्लाई किया V, और ये आपका आ जाएगा G प्लस जे ओमेगा C। लेट मी री राइट, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, डिस्टेंस के साथ I माइनस I प्लस DI इस पॉइंट P और Q के बीच में विल बी बिकॉज ऑफ आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया P पॉइंट पे, और इस पोटेंशियल का G प्लस जे ओमेगा C
शंट कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से इतना ये पोटेंशियल करंट चेंज कर रहा है, और बिकॉज दीज यूनिट्स आर फॉर पर यूनिट लेंथ, तो आप dx से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी बेसिक नेटवर्क इक्वेशन हो गई ना। अगर यहाँ पे आप करंट चेंज नोटिस कर रहे हैं तो अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये करंट चेंज को गवर्न कर रहा है। तो आप इससे वापस इसी से मिलता जुलता आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस डी आई विल बी वी जी प्लस जे ओमेगा सी डी एक्स। आप इसे लिख सकते हैं माइनस डी आई बाय डी एक्स शुड बी जी प्लस जे ओमेगा सी वी। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई जो इसकी बेसिक वेव इक्वेशन को या करंट वोल्टेज और बेसिक पैरामीटर्स के रिलेशनशिप को गवर्न कर रही है। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को 2 टाइम्स अगर आप इससे डिफरेंशिएट करते हैं तो आप इसमें क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन से आप कंक्लूड कर सकते हैं डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी, यहाँ पे डी आई बाई डी एक्स आएगा। डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस के साथ, ये माइनस साइन, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक नेटवर्क थ्योरी है उसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। सो यू कैन मूव विथ दीज बेसिक इक्वेशंस। ये आपकी हो जाएगी आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी वी। ओके, इसी तरीके से ये जो आपकी वेव इक्वेशन है वो इस तरह से हो सकती है, डी स्क्वायर आई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी जी प्लस जे ओमेगा सी, ओके, आर प्लस जे ओमेगा एल आई। ओके, तो आपके पास ये 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 वेव इक्वेशंस को जो जनरल इनका वेव इक्वेशन प्रेजेंटेशन होता है वो होता है डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड एज गामा स्क्वायर वी। ये गामा क्या है, वही आपका जो आपने बेसिक वेव इक्वेशन जब यूनिफॉर्म प्लेन वेव में निकाली थी, तो गामा इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, कुछ बुक्स में गामा को कैपिटल P से भी बताया हुआ है। ये भी आपका अल्फा प्लस जे बीटा होगा। वेव जब इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इन कंडक्टर्स के बीच में ट्रेवल कर रही है, तो क्या अटेन्युएशन हो रहा है, क्या फेज चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपका गामा डिफाइन होगा। यहाँ पे अगर आप गामा स्क्वायर को देखते हैं तो गामा स्क्वायर इज नथिंग बट आर प्लस जे ओमेगा एल एंड जी प्लस जे ओमेगा सी। तो गामा इज अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। इन्हीं कैलकुलेशन से अगर हम V बाय वोल्टेज बाय करंट का रेशियो निकाल के और एक और पैरामीटर डिफाइन करें तो उसे हम बोलते हैं Z0, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ एनी डिजाइन ट्रांसमिशन लाइन, एंड दैट विल बी डिफाइंड बाय R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि R प्लस जे ओमेगा एल जो है इसे आप सीरीज इम्पिडेंस, और आप इस G प्लस जे ओमेगा सी को एडमिटेंस अगर आप कंसिडर करें तो आप इसे लिख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस डिवाइड बाय, इसे कैपिटल Y से लिखेंगे, कैपिटल Y, और गामा में कंफ्यूजन ना हो, ये कैपिटल Y है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, और कंस्ट्रक्शनल जो आपने डिटेल्स लिए उसके अकॉर्डिंग है, और ये आपके कैलकुलेशन में बहुत बार बार काम में आएंगे। इनको पढ़ने के बाद अगर हम इस वेव इक्वेशन को डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर वी को, अगर ये हमने x मान के लिया था, अगर हम एक z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती हुई यूनिफॉर्म प्लेन वेव को कंसिडर करें तो उसके लिए हम इस रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ से लिख रहे हैं और उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारी बेसिक इक्वेशन आई, मैंने जब x कोऑर्डिनेट लिया था इससे हमने z से रिप्लेस किया है टू रिफ्लेक्ट द सीन दैट करंट वेव इज प्रोपोगेटिंग इन
z डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज करके इसी इक्वेशन को हमने इन दो स्टैंडर्ड इक्वेशन में बना लिया, ठीक है। तो अगर ये हमारी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशंस आ गई, डी स्क्वायर वी बाई डी जेड स्क्वायर विल बी गामा स्क्वायर वी, डी स्क्वायर आई बाई डी जेड स्क्वायर विल बी गामा स्क्वायर आई, ये तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आप इसका हाइपरबोलिक सॉल्यूशन लिखते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू a1 कॉस हाइपरबोलिक गामा z प्लस b1 साइन हाइपरबोलिक गामा z। इसी तरीके से i के लिए आप जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं a2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक गामा z प्लस b2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा z, ओके। अब जब हम एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन को लें, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे आपने सोर्स कनेक्ट किया है, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ L है और आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, उससे आपने VR बोला। रिसीविंग पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VR है, करंट I आ रहा है, और सोर्स पॉइंट पे जो आपका वोल्टेज आपने अप्लाई किया था वो VS था और ये जो आपकी करंट थी वो IS थी। तो लोड जहां आपने लगा रखा है, जहां आप मेज़र कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको जनरली हम z इक्वल्स टू 0 लोकेशन बोल देते हैं और इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस लेते हैं। अगर L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में -z1। हमने ये इक्वेशन बनाई है इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई वेव के लिए। इसके रेस्पेक्ट में अगर वोल्टेज या z को कैलकुलेट करोगे तो इससे लेफ्ट में z क्या होगा, माइनस, L विल बी माइनस ऑफ z1, ओके, ठीक है। ये केवल साइन कन्फ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स को बहुत सारा चीज़ें जो है वो समझ में आने के बाद मेमोराइज भी करनी होती है। तो अगर आप कंसेप्चुअल कन्फ्यूज़न को नहीं रखेंगे तो आप मैनुअल मिस्टेक्स नहीं करेंगे साइन में, और साइन में मिस्टेक होते ही हमारा गलत आंसर कैलकुलेट हो जाता है। तो इन बेसिक इक्वेशन में जब हम यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 पे I इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू VR, और इससे इस पॉइंट से अगर z1 डिस्टेंस पे हम रिसीव करें, या सॉरी अगर हम कैलकुलेट करें वोल्टेज और करंट को, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें लोड पे VR और IR मिले तो इससे z डिस्टेंस पे हमें कितना वोल्टेज और करंट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जनरलाइज हम v इक्वल्स टू VS, I इक्वल्स टू IS एट z इक्वल्स टू Z1, इससे Z1 डिस्टेंस पे, ये कहीं पे भी मेजर हो सकता है ना। अगर आप इस लोड से Z1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल और करंट को IS और VS से बताएं तो आप इसकी जनरल इक्वेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। Z की वैल्यू रख के हमें A1 A2 B1 A2 B2 ये कांस्टेंट निकालने हैं। ये कांस्टेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे Z की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए तो ये आपका आएगा A1 VR आएगा, B1 की जगह -Z0 IR। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, VS विल बी VR cos ऑफ हाइपरबोला गामा Z1 माइनस Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोला गामा Z1। ये है आपकी सोर्स पोटेंशियल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एट Z1 डिस्टेंस एट द लेफ्ट ऑफ लोड, ठीक है। VR से लेफ्ट में Z1 डिस्टेंस पे आप अगर पोटेंशियल कैलकुलेट, VR आपने मेज़र कर लिया, VR आपने आप मेज़र कर पा रहे हैं यहाँ पे अपनी इंस्ट्रूमेंट्स लगा के, तो इनको मेज़र करके आप यहाँ पे क्या वोल्टेज और करंट रहा होगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। VS ऐसे रहेगा, IS का रिलेशनशिप इस तरह से रहेगा। जनरल इक्वेशंस, ओके, जनरल इक्वेशंस आपकी ये बन रही है, IS विल बी IR cos ऑफ हाइपरबोला गामा Z1 माइनस VR अपॉन Z0 साइन ऑफ हाइपरबोला गामा Z1। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आपको Z1 डिस्टेंस पे लोड पे VR और IR चाहिए और आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो Z0 है, तो आपको सोर्स पे कितना पोटेंशियल और करंट अप्लाई करना चाहिए। आप अगर इसमें कंप्लीट लेंथ, ये था Z1 कहीं पे इंटरमीडिएट के लिए, अगर आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको जनरल इक्वेशन को लिखेंगे तो आप Z1 माइनस Z1 विल बी L से अगर आप इसे रिप्लेस कर देते हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो इस तरह से हो जाएगी, VS विल बी VR cos ऑफ हाइपरबोला L, ओके, प्लस Z0 IR साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा L। माइनस Z1 की जगह मैंने L लिखा है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वो जो है वो साइन इसमें कंज्यूम हो जाना है।
IS will be IR cos of hyperbola gamma L plus VR upon Z0 sin of hyperbolic gamma L. Length L is the length of transmission line that you have designed. अगर L length की transmission line और जिसका पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है जो ऐसे आती है, ठीक है, उस ट्रांसमिशन लाइन से अगर आपको लोड पे IR और VR वोल्टेज और करंट चाहिए तो सोर्स पे आपको ये पैरामीटर्स अप्लाई करने होंगे. ओके, तो आई होप ये जो आपकी जनरल इक्वेशंस हैं, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस, ओके, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इक्वेशन के कंक्लूजन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट सर्किटेड है, ओपन सर्किटेड है, परफेक्टली मैच्ड है, उस कंडीशन में उनकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी वो हमें डिस्कस करना है और वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है. शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इनपुट इम्पीडेंस आपकी इंडक्टिव होती है, प्योरली रेजिस्टिव होती है, कैपेसिटिव होती है. तो इस तरीके के बहुत सारे आपके एक लाइन के स्टेटमेंट वाइज जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बनती हैं और सब ओरिजिनेट होंगी आपकी यहाँ पे. ये जो आपकी जनरल इक्वेशन निकली है उसमें अगर शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है आप VR को 0 बोलेंगे, ओपन सर्किटेड है IR को 0 बोलेंगे और इनपुट इम्पीडेंस के रेशियो निकालेंगे और डिफरेंट कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे. तो आई होप ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी. अब इन कंक्लूजन्स को लेके हम क्या क्या स्टेटमेंट्स और क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगी, फाइनली एग्ज़ाम में हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.